बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स को अब हम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सिक्स्थ पॉस्टुलेट बोर्स एटॉमिक मॉडल का अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा एक बार स्टेटमेंट क्या है सिक्स्थ पॉस्टुलेट का, वो आप देखिए। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of a quantum can occur when electron moves from one stationary orbit to another। इस लाइन का पहले मतलब समझ लेते हैं। यानी यहां पे कहा गया कि एमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी का तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे मूव करे, सेम स्टेशनरी ऑर्बिट पे रहते हुए। यानी अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट में रहते हुए वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा और ना ही वो एनर्जी को लूज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज या एब्जॉर्ब तभी कर सकता है जब वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट पे जाएगा। ठीक है, ये चीज आप फर्स्ट लाइन में एक बार दोबारा से पढ़िए, मीनिंग इसका क्लियर होगा। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम कैन अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अनदर। इफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट इट एमिट्स अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, whereas if the electron moves from inner to outer orbit then it absorbs definite amount of energy in the form of a quantum। इस पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि देखो सीधा सा फंडा है, सेम ऑर्बिट में जब तक वो रिवॉल्व कर रहा है तब तक कोई एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं करेगा, लेकिन वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे पे जाएगा तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन करेगा। कब एमिट करेगा और कब एब्जॉर्ब करेगा ये भी हमें जानना चाहिए। तो यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा है वो ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, देखो बेटा यहां पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया है आपके समझदारी के लिए कि आप अच्छे से चीजों को समझे। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट, देखो बेटा मैंने यहां पे कहा ना ये न्यूक्लियस है और ये क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकेंड ऑर्बिट, देन थर्ड ऑर्बिट, देन फोर्थ ऑर्बिट, देन फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, यानी अगर फिफ्थ फोर्थ से, ये सब आउटर ऑर्बिट है, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ आएगा। ठीक है, इनर ऑर्बिट जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ इनर ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट हो गया आउटर ऑर्बिट, यानी वन से बियॉन्ड जो कुछ भी है वो वन के लिए तो आउटर ऑर्बिट हुआ ना। तो किसी भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन किसी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जाएगा तो वो एनर्जी को डेफिनेटली एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा, चाहे वो एमिशन के रूप में हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन के रूप में हो, वो हमेशा होगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे गया, यानी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे गया, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जाएगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। लेकिन जो एब्जॉर्ब एनर्जी की वैल्यू होगी वो एक डेफिनिट क्वांटम के रूप में ही होगी। यानी ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैं कह सकता हूं कि विथ साइन अगर हम एनर्जी को कंसिडर करें तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 कम है और सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 उससे ज्यादा है। विथ साइन हम वैल्यू को कंपेयर करते हैं एनर्जी के, तो -13.6 कम है और -3.4 क्या है बेटा? ज्यादा। तो सोचो जरा, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जा रहा है, यानी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे जा रहा है, तो उसको तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी क्योंकि पहले तो वो लोअर पे था, वो हायर पे जा रहा है, हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट पे जा रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। लेकिन
एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी रैंडमली उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, उसकी एक डेफिनेट वैल्यू ही होगी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। यानी जो भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जाने के लिए जो वो एब्जॉर्ब करेगा, वो एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और वो जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट शुड टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे अगर ये जाएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर उसको मिलेगी तभी वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जा पाएगा। अगर आप इससे कम या इससे ज्यादा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट से सेकंड पे भेजना है तो क्या मैं केवल 8.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूं तो चला जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसको 10.2 ही एक डेफिनेट अमाउंट के रूप में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ही वो फर्स्ट से सेकंड पे जा पाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे आ रहा है, मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे आ रहा है, दैट मीन्स हायर एनर्जी वैल्यू से लोअर एनर्जी वैल्यू पे आ रहा है, तो बताओ हायर से लोअर एनर्जी वैल्यू पे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब? तो डेफिनेटली आप कहेंगे इस बार एनर्जी क्या होगी? एमिट होगी, यानी रिलीज होगी, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। तो मैं कह सकता हूं कि अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो कर रहा है तो वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। और इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने बनाया है, दिस डायग्राम इज मेड फॉर हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे अगर आप देखिए तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी की वैल्यूज लिखी है मैंने, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी उसकी वैल्यू मैंने लिखा है। उससे मैं ये कह सकता हूं कि आउटर ऑर्बिट से जब वो इनर ऑर्बिट पे आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, जिसकी वैल्यू क्या होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब मैं थोड़ा आपको इतना बेसिक आइडिया तो दे दिया, अब मैं थोड़ा और इसको इलैबोरेट करता हूं, इसको और एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, क्योंकि इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आगे चल करके मैं ये डेरिवेशन के थ्रू आपको प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए -13.6 इंटू Z²/n² होता है। इससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट में निकाल सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों। Z क्या है इसमें? Z रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जैसे हाइड्रोजन लोगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। He+ लोगे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। तो जो भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसके अकॉर्डिंग Z यानी एटॉमिक नंबर आप पुट करें, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट पे आप एनर्जी निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो आप n की जगह पुट करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 1। सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाहते हो तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 2 एंड सो ऑन। तो पहले मैंने आपको ये समझाया। अब देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट। अब अगर कोई मुझसे कहे कि हाइड्रोजन एटम के लिए ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है, जो कि मैंने यहाँ पे केवल हाइड्रोजन एटम के लिए फिलहाल प्लॉट किया है। तो अगर हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपको चाहिए तो हाइड्रोजन के लिए Z कितना रखोगे? एटॉमिक नंबर यानी 1। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चाहिए तो n की वैल्यू भी क्या रखोगे? 1। तो अगर मैं यहां भी 1 रखूं और यहां भी 1 रखूं तो एनर्जी कितनी आई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो मैंने यहां पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। उसी तरह से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आप हाइड्रोजन एटम के लिए निकालोगे तो Z तो 1 ही रहेगा हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन का 1 होता है। n की वैल्यू, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए आप निकाल रहे हो, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या है? 4। तो 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हाइड्रोजन के लिए जो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, मैंने आपसे कहा भी था कि ये जो वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको जब आप कंपेयर करोगे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो आप साइन के साथ कंपेयर करना, मतलब माइनस को कंसीडर करते हुए आप
उसको कंपेयर करना। तो यकीनन आप यही कहोगे कि -13.6 से ज़्यादा है -3.4, -3.4 से ज़्यादा है -1.51, उससे ज़्यादा है -0.85, उससे ज़्यादा है -0.54। ये आप डेफिनेटली यहाँ पे आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया है यहाँ पे कि E1 से ज़्यादा E2, उससे ज़्यादा E3, देन E4, देन E5। लेकिन बेटा मैं आपसे कहूँगा कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो भले एनर्जी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, एनर्जी डिफरेंस मतलब सेकंड और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का जो डिफरेंस है एनर्जी में, वो जब आप कैलकुलेट करोगे कैसे बेटा, -3.4 में से माइनस करोगे -13.6 को, तो रिजल्ट आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो है, ये फर्स्ट और सेकंड और फर्स्ट के बीच का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है थर्ड और सेकंड के एनर्जी डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। आप थर्ड और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस कैसे निकालोगे, -1.51 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी डिफरेंस जो आएगा वो थर्ड और सेकंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस वो कम मिलेगा आपको, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड और फर्स्ट के एनर्जी डिफरेंस के रेस्पेक्ट में। यहां डिफरेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, एनर्जी डिफरेंस। तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी की वैल्यू तो बढ़ते जाएगी, लेकिन एनर्जी डिफरेंस जो होगा वो कम होता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? और बातें क्या है जरा समझिए। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आखिर ये एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ही क्यों लिखा जा रहा है, नेगेटिव साइन से एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां पे देखो बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, आप न्यूक्लियस को कहते हो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो कम होता जाएगा। एक स्थिति ऐसे भी आएगी जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, जहां पे ये माना जाता है कि न्यूक्लियस का होल्ड पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर खत्म हो चुका है। यानी मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन का कोई प्रभाव जिस समय जिस जगह आपको लगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं पड़ रहा है, वहां से इन्फिनिटी हम कहते हैं कि इन्फिनिटी, वो जगह को क्या कहेंगे हम लोग, इन्फिनिटी। अब जरा एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं कहूं कि इन्फिनिटी पे, तो जानते हो तुम इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब समझिएगा, इन्फिनिटी पर माना जाता है कि न्यूक्लियस का कोई होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर नहीं है, कोई अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी इन्फिनिटी पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है उसकी, और साथ ही साथ वो रेस्ट पे है तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, दैट मीन्स टोटल एनर्जी भी क्या होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो मानी जाती है। अब जैसे जैसे आप इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की तरफ जाते जाओगे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ता है तो एनर्जी कम होती है, और एनर्जी कम होती है का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे अगर आपने एनर्जी को जीरो माना है और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हो आपका कहना है कि एनर्जी को और कम होते जाना चाहिए, तो जीरो से और कम का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। और इसी कारण से आप देखो तो इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम जीरो बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के क्लोज जाते जाते हो एनर्जी जो है वो और कम होते जाती है, और जीरो से कम यानी नेगेटिव वैल्यू ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होते जाएगी। और यहां पे देखिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, ये कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। इसके अलावा मैं आपसे और क्या कहूंगा कि ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा ना कि जब एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मान लो कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, तो अगर आप उससे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाएगा बेटा, सेकंड ऑर्बिट में। अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में है
और आपने मान लीजिए 10.2 के आगे यानी मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो क्या होगा? तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी आप दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से सेकंड ऑर्बिट पे आ जाएगा और 10.2 लेकर के आउट ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाकी बचे एनर्जी को वो अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस तरह इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हर ऑर्बिट के लिए वेल डिफाइंड है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी भी हर ऑर्बिट के लिए वेल डिफाइंड है। तो हम रैंडमली कुछ भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो असाइन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड ऑर्बिट पे। एंड दैट्स वाई हम कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी प्रोवाइड किया गया इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम विच इज 10.2, तब तो वो सेकंड ऑर्बिट पे जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दूंगा तो वो सेकंड ऑर्बिट पे नहीं जाएगा, यानी वो फोटोन किसी काम का नहीं होगा, कोई ट्रांजिशन यहां पे नहीं करवा पाएगा। चलिए अब आप बताओ, अगर वो ग्राउंड स्टेट पे है और आपने 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन इंसिडेंट कराया, तो देखो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डिफरेंस है फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था तो कुछ नहीं हुआ था, यानी 10.2 के बाद सीधा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर दोगे जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो ही वो उसको एब्जॉर्ब करके आगे जो है थर्ड ऑर्बिट पे जा पाएगा। यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू का ही आप कह सकते हैं क्वांटम वो एब्जॉर्ब करेगा, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही वो एब्जॉर्ब करेगा अगर वो इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। क्या मेरी बात से सहमत है? चलिए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए, देख करके डायग्राम बताइए कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट पे है और अगर मैंने उसे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है उतने अमाउंट का एक क्वांटम प्रोवाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट से वो कहां जाएगा बेटा? फोर्थ ऑर्बिट पे चला जाएगा, क्योंकि डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दिया। और ये कैसे निकला 12.75? भाई फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है और फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है दोनों का जो डिफरेंस है वही है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उतना मिला तो उस डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से कहां चला जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट पे। और अगर उसे 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आपने दिया तो वो फर्स्ट ऑर्बिट से सीधा फिफ्थ ऑर्बिट पे चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं ये तो हो गई बात इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट पे जाने की, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट पे आएगा तो क्या फिर वो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा? एमिट करेगा। जैसे कि सेकंड से फर्स्ट पे आया तो वो एमिट करेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो थर्ड से सीधा फर्स्ट पे आया तो वो एमिट करेगा कितना बेटा? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो फोर्थ से सीधा फर्स्ट पे आया तो वो एमिट करेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वो फिफ्थ से सीधा जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट पे आया तो वो एमिट करेगा 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन। ठीक है, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको यहां पे बताना है। इतनी बातें आपको क्लियर हुई? इसके अलावा और क्या इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं? देखो ये डायग्राम मैं थ्रू आउट अभी रखूंगा, इसको मैं इरेज नहीं करूंगा, ओमिट नहीं करूंगा, क्योंकि इसी डायग्राम से आगे के भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमें जानने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। यानी ये डायग्राम तो आप अपने दिमाग में पूरी तरह से सेट कर लीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि आपको हाइड्रोजन के लिए पर्टिकुलरली ये वैल्यूज भी याद हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यानी ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप याद रख सकते हैं। 2-3 बार अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको ये आसानी से याद होगा, ऐसा मेरा मानना है। -13.6 एक सीक्वेंस ही तो है। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के लिए अलग अलग ऑर्बिट में आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा बेटा, एक और लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करना चाहूंगा। देखिए आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है
अगर मैं उसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करूं इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम, तो वो फर्स्ट से सेकंड में चला जाएगा। क्लियर? ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बट मेरा एक प्रश्न है आपसे कि अगर मैं इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोवाइड करूं, यानी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दो फोटॉन्स इंसिडेंट कराऊं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट पे है, क्या वो सेकंड ऑर्बिट पे मूव करेगा? सोच के जवाब दीजिएगा। यस, अब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर आपका आंसर होना चाहिए कि अगर मैं 5.1 और 5.1 का दो फोटॉन एक साथ इंसिडेंट कराऊं, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते रहे हो, दो पार्ट में ही सही, बट देते रहे हो, बट आंसर आपने कहा कि ये सेकंड ऑर्बिट पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो आप दीजिए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। दो क्वांटम को मिलाकर के 10.2 के बराबर कर दिया तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप एक ही क्वांटम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर का देते तो वो डेफिनेटली फर्स्ट से सेकंड पे चला जाता। यानी 10.2 को दो पार्ट में डिवाइड करके, यानी दो फोटॉन के रूप में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच का इंसिडेंट कराने से कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए थी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वांटम। दो क्वांटा के रूप में नहीं, सिंगल क्वांटम के रूप में चाहिए थी। क्या मेरी बात से सहमत है आप सभी? बोलिए, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए